नमस्कार दोस्तों, आओ पढ़-पंच करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था। अब इसमें कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से हम देखेंगे। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो सवाल देखेंगे ही, क्योंकि इवेंचुअली तो सवाल ही लगाने हैं ना एग्ज़ाम में। जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि भाई जब पढ़ोगे तो यही चीज़ें दोबारा आएंगी और ये सवाल आप पहले ही देख लोगे, आपको पता रहेगा कि भाई हमें क्या ज़्यादा पढ़ना है। इस टाइप के सवाल बार बार आते रहते हैं तो इस पे ज़्यादा फोकस करना, और बाकी तो सब कुछ पढ़ो, लेकिन अगर नए हो तो सवाल तो ज़रूर देखो। और बाकी जिन लोगों को नॉलेज का शौक है, भाई केबीसी वेबीसी क्विज विज जिनका शौक है उनके लिए तो है ही। अब ये सवाल आ जाएगा आपके 10,000 रुपये के लिए, तो क्या भाई करोड़ से तो पीछे ही हट जाओगे ना अगर नहीं जवाब दे पाए। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी आर्थिक सर्वेक्षण भारत का कौन लाता है? प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब जिसको नहीं पता है वो तुक्का मारेगा, ये सब करेगा, लेकिन इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय। और जो इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं वो इसमें प्रेस ब्रीफिंग वगैरह भी करते हैं। अभी करंट फाइनेंशियल एडवाइज़र, इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? वी अनंत नागेश्वर। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती हैं ना वो कभी कभी बदलती रहती हैं, तो उनके भी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, तो आप लोग उस पर भी नज़र रखा करो, पता चला यही सवाल आ जाए। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, क्योंकि देखो जीके इनफाइनाइट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है। ये हाई यील्डिंग सीरीज़ है कि इसमें आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो बहुत बढ़िया है। आपको एक 10-15 मिनट की वीडियो में अगर 10-15 सवाल फिक्स हो रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ मेजर्ड बाय, यानी कि जो आय होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा कैसे होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग हैं बहुत कम कमाते हैं। तो जो नेशनल इनकम है वो तो चलो बहुत बढ़ गई, क्योंकि अमीर लोगों ने बहुत कमा लिया, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट का एक काम ये भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इनइक्वालिटी को कम करना, कि भाई बहुत अमीर लोग बहुत अमीर ना होते जाएं, बहुत गरीब ना होते जाएं, इससे फिर नुकसान होगा। तो जब आप अब देखो, इकॉनमी में कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होंगे तो सवाल लगाने में फ़ायदा नहीं। अब देखो, आपने एक सवाल लगा लिया ना, ये भी लगा लोगे। अभी मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट जो आए हुए सवाल हैं वो तो एड्रेस कर लोगे। यही सवाल जब कहीं दिखेगा, कई बार ऐसा होता है कि सवाल देख के आंसर लगा देता है आदमी कि अरे हाँ ये तुमने पढ़ा हुआ है, तो ये होता है। तो इसका आंसर है लॉरेंस कर। कई सारे कर्व होते हैं, फिलिप्स कर्व, लेफर कर्व, सब अलग अलग हैं। ये टैक्सेशन से रिलेटेड है, ये इक्वालिटी से इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। तो अलग अलग कर्व्स होते हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी, उसमें कर्व दे दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए लॉरेंस कर्व होता है। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, कई बार ऐसा भी आ जाता है, ऐसे छोटा एक ये बना के दे दिया कि इसमें ऐसे लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे, इस तरीके से, और कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स लॉरेंस का। तो लॉरेंस का ये है टेढ़ा वाला। अब इसका अर्थ क्या है ये देख लो, यहाँ इनकम है इस वाले एक्सिस पे, यहाँ पे पॉपुलेशन है। अब देखो ये जो लाइन है स्ट्रेट, ये आइडियल सिचुएशन है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी है, यानी जितने लोग पॉपुलेशन में है उतना ही उसी हिसाब से पैसा कमाते जा रहे हैं, सब तो बराबर कमाएंगे नहीं। लॉरेंस कर्व हमेशा थोड़ा नीचे की तरफ होगा, यानी कुछ लोग कम कमाएंगे, कुछ लोग ज़्यादा कमाएंगे। और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लोगों की कमाई भी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। तो लॉरेंस कर्व के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा उतना इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग बहुत कमा रहे हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कम कमा रहे हैं। ये होता है यूजुअली, क्योंकि लॉरेंस कर्व भी पूरा नहीं प्लॉट हो पाता। तो ये जैसे आ गया, तो लॉरेंस कर्व कौन सा है, ये है। और इसमें और भी सवाल बन सकते हैं, लेकिन खैर आपको अब ये पता चल गया ये लॉरेंस कर्व है। समझ में आई बात? चलो, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो तो आपको ऑफिशियली वेलकम करता हूँ अपने चैनल पढ़-पंच में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। और अगर आप ऐसी जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी ये सवाल इधर उधर आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आओ पढ़-पंच करते हैं। अगला सवाल, यही मैं कह रहा था कि देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता उसके बावजूद आप सवाल को कॉमन सेंस की मदद से भी कर सकते हैं। अब देखो, ये IAS का आया हुआ सवाल है। अब बैंक में या फिर UPSI में आ जाएगा तो क्या करोगे? करना तो पड़ेगा। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या है कि जो GDP क्या होता है घरेलू उत्पाद, GNP क्या होता है, GDP जैसे ही होता है, बस ये समझ लो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GDP यानी भारत
के अंदर, भारत देश के अंदर अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें, कितनी चीज़ें बनाई गई हैं, उसकी टोटल वैल्यू घरेलू उत्पाद है। और जीएनपी क्या होता है कि भारतीयों ने पूरे वर्ल्ड में जितना जितना प्रोड्यूस किया है, कुछ भी प्रोडक्ट्स हों, सर्विसेज हों, उसकी टोटल वैल्यू जीएनपी है। तो नॉर्मली जीडीपी का उपयोग होता है, ये किस लिए होता है कि देश की तरक्की कितनी हो रही है। भाई जितनी चीज़ें बनेंगी, जितने फ्रिज बनेंगे, जितनी गाड़ियाँ बनेंगी, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। तो देश जितना ज़्यादा जीडीपी जिस देश का होता है, मतलब वो उतना तरक्की पे है। तो इसमें ये क्या है कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी। अब ये टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब। अब ये समझ लो कि जो बढ़त होती है जीएनपी की, डू नॉट कनोट टू अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि यानी एब्सोल्यूट इंक्रीज तो हो रही है जीडीपी, घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं शो कर रहा। ये कब हो सकता है? अब देखो ऑप्शंस पढ़ो। इंडस्ट्रियल आउटपुट फेज टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, ठीक है भाई, हो सकता है। एग्रीकल्चर आउटपुट फेज टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये भी हो सकता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ ने एग्रीकल्चर में जितना आउटपुट आया है उसको यूटिलाइज नहीं किया। जैसे लोगों ने गन्ना लेके खड़े हैं शुगर मिल के बाहर, वो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे, नुकसान हो गया। या एग्रीकल्चर आउटपुट फेज टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, के कई 100 शुगर मिल हैं, कोई गन्ना देने वाला नहीं है। ये है रीज़न। लेकिन और ये सी देखो, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, कि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई, ये भी ठीक है। और इम्पोर्ट्स ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट, ठीक है, कि इम्पोर्ट ज़्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट है तो सारे, क्योंकि आईएएस के सवालों में भाई सारे ही सवाल के ऑप्शंस लगते हैं वही। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है कि जीडीपी जीएनपी बढ़ रहा है। हो सकता है भाई कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है वो बहुत बढ़ा दिया, उसने वैल्यू खूब बढ़ गई, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई देश की। क्यों? क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। अब चाहे जीडीपी जीएनपी कितना बढ़ जाए, अगर ये दो चीज़ें रहेंगी ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। बाकी सब भी हैं ऑप्शन, लेकिन ये थोड़े कम है, ये थोड़े कम है, ये थोड़े कम है, लेकिन ये सबसे बड़ा डेंजरस है। या मतलब सांप तो सभी डेंजरस लगते हैं, लेकिन भाई जिसमें सबसे ज़्यादा जहर होगा वो सबसे खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये है इसका। आगे बढ़ते हैं। कॉमन फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के कॉमन फीचर्स क्या है भाई? लो पर कैपिटा इनकम है, बिल्कुल हाँ भाई। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि देश का हर एक नागरिक औसतन एवरेज कितना पैसा है, मान लो कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 1000 कमा रहा है, तो एवरेज निकालोगे तो बीच में कहीं आएगा, समझे। तो ऐसे ही मिला जुला के पर कैपिटा इनकम होती है कि देश का हर नागरिक कितने उसको मिल रहा है पैसा। तो ये लो होगा तो ऑब्वियसली अंडर डेवलप्ड है इकॉनमी आपकी। और लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल, कि भाई किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, ये लो है। तो लो डिपेंडेंसी रेशियो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द मैन पावर इन टर्शरी, ऐसा भी कुछ नहीं है। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? वो जब इकॉनमी प्रॉपर, जब मैं वीडियोस लूँगा, अभी तो मैं PYQs एड्रेस कर रहा हूँ। हालांकि 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी क्या होते हैं? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं? जो मशीन इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। टर्शरी क्या होते हैं? जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। भाई किसान खेती कर रहा है, मिल वर्कर फैक्ट्री में कुछ काम कर रहा है। और टर्शरी कौन है? अब जैसे ये बैंक वाले हो गए, ये इंश्योरेंस वाले हो गए, समझे, ये हॉस्पिटल वाले हो गए, ये सर्विसेज दे रहे हैं आपको। ये ना कोई मशीन का कोई उत्पाद आपको बेच रहे हैं, ना ये आपको गेहूं चावल आटा बेच रहे हैं, ये आपको क्या दे रहे हैं? ये सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर आपको दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देता है, बैंकिंग वाले आपको बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। तो ये टर्शरी सेक्टर है। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब भी पता होगा ना, तो और थोड़ा सा फैमिलियरिटी बढ़ती है, ठीक है ना। और डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि कितनी जनता एज के अकॉर्डिंग कितनों पे डिपेंडेंट है। तो इसका भी इतना कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे जापान वगैरह है, ये देश है, इतने पुरानी डेवलप्ड इकॉनमी है, यहाँ डिपेंडेंसी रेशियो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि एक समय के साथ वहाँ के लोग ज़्यादा बूढ़े हैं और कम जवान हैं। इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग यंग हैं। इसीलिए तो देखो यूट्यूब पे बाहर है पढ़ाई लिखाई, क्योंकि जितने ज़्यादा यंग लोग होंगे उतनी पढ़ाई करेंगे भाई। सभी के सभी वीडियो देखेंगे। खैर मेरा तो ज़रूर देखो यार। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा 1 और 2, ठीक है ना, कि भाई पर कैपिटा इनकम तो अच्छा होना चाहिए डेवलप्ड इकॉनमी का, और कैपिटल फॉर्मेशन भी होना चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है और आगे लग रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदू ग्रोथ रेट इज़ रिलेटेड टू। अब अच्छा एक नज़र आप भी रखते रहना जब मैं ये बता रहा हूँ। अब मैं पढ़ाई पे फोकस, पढ़पंच पे फोकस कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सवाल देखो लिखे हैं और कहाँ कहाँ पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदू ग्रोथ रेट क्या है? एक इकोनॉमिस्ट थे राज कृष्णा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिस्ट ही थे। और 1950 जब देश आज़ाद हुआ से लेकर
1980s तक, सोचो 30 साल से ऊपर जो जीडीपी थी, जीडीपी का जो रेट था बढ़ने का वो बहुत कम था। अब देखो इसमें ऑप्शन में जीडीपी भी है, जीएनपी भी है, लेकिन जनरली जीडीपी देखा जाता है, ठीक है। ये देश की सीमाओं के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है। वो बात अलग है, जीएनपी में बाद में जो विदेशियों ने इंडिया में प्रोड्यूस किया वो घटा देंगे, लेकिन विदेशों में इंडियंस ने जो प्रोड्यूस किया वो बढ़ा भी देंगे, तो लगभग आसपास ही होता है। तो जीडीपी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो हिंदू ग्रोथ रेट में क्या था, वही मैंने बताया 1950 से लेकर 1980s तक जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का बहुत कम था। मतलब कितना कम था, ऑन एवरेज 1.3%। मतलब इतने साल तक ग्रोथ रेट रुका सा हुआ था, स्टैग्नेट हो गया था, समझ रहे हो। तो वही जो कृष्णा जी थे, इन्होंने एक टर्म कॉइन कर दिया कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। हिंदू क्यों, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान की कोई बात है, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स का नाम भी बता दिया। इंडिया यूजुअली हिंदुस्तान, हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, हिंदुस्तान सिंधु से आया है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है कि ये इंडिया की ग्रोथ रेट है, हिंदू ग्रोथ रेट नाम रख दिया इसका, बहुत कम थी। मतलब नेगेटिव टर्म है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ये आपके जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है। मतलब हो सकता है ना कि हिंदू ग्रोथ रेट टर्म इज कॉइंड बाय, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दे दिए, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के नाम होंगे, एडम स्मिथ और कीन्स वगैरह, तो खैर इसका राजकृष्णा है और जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है। अगला देखो, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग विच इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो पूरा बता दिया कि भाई नीति आयोग है क्या है। नीति आयोग क्या है, जो मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो 2015 में इन्होंने प्लानिंग कमीशन को स्थगित ख़त्म कर दिया था, उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया था। ये काफ़ी अच्छी एक पहल भी थी कि नीति आयोग जो है आपका ये थिंक टैंक है। थिंक टैंक का क्या मतलब होता है भाई, थिंक टैंक का मेजरली काम ये होता है कि ये पॉलिसीज़ को, इसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, और ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन है, ये जो आपके जितनी स्टेट्स हैं वो सब है। अब जैसे उसमें ड्रॉबैक क्या था प्लानिंग कमीशन में, कि प्लानिंग कमीशन बहुत ही सेंट्रलाइज्ड थी, यानी कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ हैं वो बस इम्प्लीमेंट कर दी, उसका स्टेट्स के ऊपर क्या असर है अलग अलग। अब एक स्टेट तो है नहीं ना, इतनी सारी स्टेट्स हैं, तो उस पर क्या क्या प्रभाव है, उसके लिए इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि भैया सारी स्टेट्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के और जो सीएम वगैरह हैं, सब मिलजुल के अपनी राय रखें और उसके हिसाब से एक थिंक टैंक बनाया गया। थिंक टैंक को हिंदी में कहते हैं प्रबुद्ध मंडल, ठीक है, प्रबुद्ध मंडल। तो ये एक काफ़ी अच्छी पहल थी और अच्छा काम भी कर रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है नीति आयोग का कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अभी जब मैंने एनवायरनमेंट का वीडियो लिया था, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ज़रूर देखिए, और जिस सब्जेक्ट की वीडियो होगी वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब जैसे ये इकॉनमी का है तो इंडियन इकॉनमी वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा, और आगे जितने भी इकॉनमी के आएंगे वो सब उसी प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। ऐसे मिडिवल हिस्ट्री के मिडिवल हिस्ट्री में है, साइंस के साइंस में है, एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पुरानी वीडियोस भी एक बार देख लीजिए भाई। देखो मेरी वीडियोस में सिर्फ सवाल ही सवाल है, और सवाल के थ्रू मैं पढ़ पंच करके आपको बताता हूँ। अगर एक वीडियो देख के आपके 10-12 सवाल पक्के हो रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है आपके नीति आयोग की। तो देख क्वेश्चन तो सीधा सा है, अब मैंने बताया 2015 में नीति आयोग आया था, देखो 18 तक सवाल पूछे जा रहे हैं। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछिए, वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद कर लो इसको, आगे भी पूछ सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब देखो मज़ा देखो आगे, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, ये 2014। अब देखो 2015 में आया, 2014 में सवाल कैसे आ गया ऐसा नहीं है, ये जो एग्ज़ाम है 2014 इसका वो है कि 2014 का पीसीएस का प्री है हिमाचल का, ये हुआ होगा 2016 या 17 में, बाद में हुआ है, ठीक है। लेकिन वो लिखा है कि ये पीसीएस 2014 था, ये बाद में हुआ है, ऐसे ही चलते हैं ये सब एग्ज़ाम। तो इसका भी वही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला, व्हेन डिड नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब देख रहे हो किस तरीके के सवाल आ जाते हैं, मतलब बेसिक से बेसिक सवाल आ जाते हैं। 1 जनवरी 2015 को आया था, अब देखो 17 वाले में पूछ लिया, तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, क्योंकि नीति आयोग एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना यार, तो प्लानिंग कमीशन हटा के इसको लाया गया है, तो इसलिए इससे रिलेटेड देखो कितने सवाल आ जाते हैं। अगला, वो अमंग द फॉलोइंग इज द CEO ऑफ, मैंने स्टार्टिंग ऑफ नीति आयोग मैंने पहले ही बताया था आपको कि नज़र रखना, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं वो सब बदल जाते हैं। पता चला उस टाइम अमिताभ कांत था, अभी भी अमिताभ कांत ही है, लेकिन ये है कि कल को बदल जाए तो ये सवाल के फिर ऑप्शन भी बदल जाएंगे। आप कहोगे आपने तो अमिताभ कांत बताया था, ये थोड़ा करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल तो खैर अमिताभ कांत है, उस टाइम भी अमिताभ कांत था, ठीक है। अमिताभ कांत है केरला बैच के 1980 के केरला कैडर के 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। अगला, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अब देखो आपने नहीं पढ़ा, आपको
अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अब भाई आपको नहीं भी पता नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय की, पूरे देश की आय कितनी है, इनकम कितनी है। तो इसको पहले इसको कैलकुलेट कौन करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और हिंदी में होता है इसका कुछ राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन करके कुछ है, वो आप लोग देख लेना। NSSO कैलकुलेट करता है। ये भी सवाल आता है कि नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, भाई कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लगा दे, कोई RBI लगा दे, तो NSSO करता है, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप देखो आपको कुछ भी नहीं पता तो देखो तो एक बार कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, प्रॉब्लम क्यों होती है उसको कैलकुलेट करने में, क्या एम्प्लॉयमेंट कम है, भाई कम हो चाहे ज़्यादा हो, अगर इनकम आपको पता है तो निकाल ही लोगे ना। इन्फ्लेशन, भाई इन्फ्लेशन से क्या लेना देना, अगर महंगाई बढ़ेगी तो भी इनकम तो निकाल ही लोगे। लो स्टेट ऑफ सेविंग, भाई सेविंग हो चाहे ना, आप सारा पैसा उड़ा दो, इनकम तो आपकी फिक्स है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पता है क्या होता है, अब जैसे आपके घर में कोई काम करने आ रही है, आपने उसको कुछ 1500 रुपये दे दिए, अब भाई सरकार को थोड़ी पता है कि वो एम्प्लॉयड है, सरकार की नज़र में तो अनएम्प्लॉयड है, तो उसकी इनकम तो कुछ नहीं है, लेकिन पैसा तो उसको भी मिला कहीं ना कहीं से, आपका एक्सपेंडिचर हुआ लेकिन उसकी तो इनकम हो गई ना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जिसका कोई ऐसे समझो अता पता नहीं है गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, इनको कोई पेंशन की सुविधाएं हैं, ना इनकी कोई उस तरीके से गवर्नमेंट पे डेटा है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से नेशनल इनकम कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, बस ये एक सवाल है। और अभी मैंने बताया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो होता है वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, भाई अब देखो इतना इंपॉर्टेंट काम करता है वो, तो बहुत पहले ही आया होगा, लेकिन इतना भी पहले नहीं आया कि आज़ादी के तुरंत बाद आ गया, ये 1950 में आया, इसको याद कर लेना, 1950 में NSSO आया, ठीक है। अब इसके अलावा आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपका कोई भी मिस ना हो कभी, ठीक है वीडियो। चलो थैंक यू यार।